हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से सेकंड ईयर का कोर्स, और उसमें हम पीरियाडिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। और पीरियाडिक प्रॉपर्टी में एटॉमिक साइज हम पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का एक और नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या इसको एंडोटाइप एनर्जी कहते हैं। एंडोटाइप एनर्जी, या इसको केटिफॉर्म एनर्जी कहते हैं, क्योंकि इससे अक्सर औकात में जब आप एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। इस वजह से ये एंडोटाइप एनर्जी है और ये केटाइन बनाता है। ये इंक्रीज करता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को हम इससे इंक्रीज करते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी वो पड़ जाए तो वो ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। सो ये याद रखें, यहाँ पर आपके पास है आयोनाइजेशन एनर्जी, द मिनिमम एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पर ये लफ्ज मिनिमम क्यों इस्तेमाल हुआ है, इसका अपना राज है और वो राज आपको बताऊंगा। एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये एडिशनल लफ्ज यहाँ पर क्यों इस्तेमाल हुआ है, इसमें भी राज है और वो राज अभी आपको बताने वाला हूं। सो द मिनिमम एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove electron from outermost shell of an isolated gaseous atom, अकेला एटम हो, इस पे किसी दूसरे एटम का कोई असर ना हो, तो ऐसे एटम को हम आइसोलेटेड गैसियस एटम कहते हैं। सपोज यहां हम इसको एनर्जी देते हैं तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन में भी होती है, इलेक्ट्रॉन की अपनी भी एनर्जी होती है। इसलिए ये एनर्जी हम इसमें ऐड करते हैं। इसकी एनर्जी के साथ हम आयोनाइजेशन एनर्जी को ऐड करते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये एडिशनल इसलिए कि ये जो याद रखे, ये आपके पास एंडोटाइप रिएक्शन है, ये एंडोटाइप एनर्जी है सारी। अब सपोज यहां से आयोनाइजेशन एनर्जी इसको मिल जाती है 10 जूल, और ये 10 जूल एनर्जी जब इससे मिल जाती है तो ये 10 जूल से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। अब अगर हम इसको 20 जूल दे दे, या 30 जूल दे दे, या 40 जूल दे दे, या 50 जूल दे दे, तो इससे भी तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है। क्या इन तमाम को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे? क्या ये तमाम आयोनाइजेशन एनर्जी है? क्योंकि ये एनर्जी तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। अगर 10 जूल निकाल सकता है तो 20, 30, 40 और 50 जूल भी निकाल सकता है। लेकिन देखिए, इन हाईएस्ट में से जो सबसे लोवेस्ट है, इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर वो एनर्जी। देखिए, द एनर्जी below which a gaseous atom not ionized is called, उसको हम कहते हैं is called आयोनाइजेशन एनर्जी। अब अगर 10 जूल से थोड़ा सा भी कम हो, 9 जूल हो जाए, 8 जूल हो जाए, थोड़ा सा भी कम हो, तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन हम
नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। एक बात और याद रखिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं कि आमतौर पे याद रखिए ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो याद रखिए वो 2 टाइम ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी जिसमें काइनेटिक एनर्जी, अगर हम एनर्जी देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हैं, जिसमें काइनेटिक एनर्जी वो इक्वल हो जाए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाए पोटेंशियल एनर्जी के। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की बी पोटेंशियल एनर्जी याद रखिए 2 टाइम ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी, तो वो एनर्जी जब हम आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं तो इस सूरत में हम काइनेटिक एनर्जी को इसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर करते हैं, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होता है, और इसी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हमारे पास सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी सक्सेसिव वो ये है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से, और वो कम होती है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी से। इसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं? इस तरह से, सपोज आपके पास ये एक एटम है, इसमें आपके पास 13 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 13 प्रोटॉन है, और इस एटम को आप एनर्जी देते हो, तो एनर्जी दोगे तो ये आइसोलेटेड गैसियस एटम ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा, क्योंकि ये एक मोनोवेलेंट मोनो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉनों की तादाद 12 हो जाती है, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और प्रोटॉन उसी तरह से 13 होते हैं। तो देखिए प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉनों की तादाद से बढ़ जाती है और इसके ऊपर न्यूक्लियर पुल और बढ़ जाते हैं। तो अब देखिए मोनो पॉजिटिव आयन को अगर आप एनर्जी दोगे और इससे आप इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करना चाहते हो, तो ये याद रखें ये डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है, डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है, और यह इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और प्रोटॉन 13 प्रोटॉन हो जाते हैं। अब ये आपके पास सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डाई पॉजिटिव आयन टू बिकम डाई पॉजिटिव, ये ट्राई पॉजिटिव हो जाता है, ट्राई पॉजिटिव हो जाता है। अब देखिए इस डाई पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहां पर प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की निस्बत और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पुल और बढ़ जाता है, और न्यूक्लियर पुल बढ़ता है तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। तो याद रखिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है सेकेंड आयोनाइजेशन से, और सेकेंड ज्यादा होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसे फैक्टर जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट कर दे, तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी वो एटॉमिक साइज का इनवर्स होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी
एटॉमिक साइज का, ये देखिए एटॉमिक साइज का इनवर्स होता है। अगर एटॉमिक साइज लार्ज है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। दूसरा फैक्टर कि आयोनाइजेशन एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड वैल्यू प्रोटॉन के तादाद पे डिपेंड करता है, या आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है, या फिर हम कहते हैं कि ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, ये याद रखिए, आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाफ फील्ड ऑर्बिटल, और आयोनाइजेशन एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फुल फील्ड। देखिए फुल फील्ड ऑर्बिटल। तो ये आपके पास है थर्ड फैक्टर। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से। देखिए जब हम एक्सप्लेन करते हैं कि लिथियम है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें आपके पास है लिथियम के बाद बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर 4 है, बोरोन है एटॉमिक नंबर 5 है, कार्बन है एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन है एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन है एटॉमिक नंबर 8 है, फ्लोरीन है एटॉमिक नंबर 9 है, और नियान है एटॉमिक नंबर 10 है। अब जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो देखिए एटॉमिक साइज वो डिक्रीज होता है जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो याद रखें वो इंक्रीज होगी। एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज होता है पीरियड में तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। तो ये जर्नल ट्रेंड इस तरह से है कि आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में जो है वो इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है। और एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज होता है, और शील्डिंग इफेक्ट जो है वो याद रखिए, शील्डिंग इफेक्ट वो आपके पास डिक्रीज होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। लेकिन अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो इसमें कुछ वेरिएशंस है, इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज है, और वो एबनॉर्मेलिटीज हम एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से। यहां आप देखिए, आपके पास ये बेरिलियम है और ये आपके पास बोरोन है। इसको अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम लिख के करके दिखाएं 1s2 और 2s2, तो ये देखें s में 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहां अगर हम बोरोन को देखें तो बोरोन में एटॉमिक नंबर 5 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो 1s2 2s2 और ये 2p1। तो ये जो है ये पार्शियल फील्ड है और ये फुल फिल है। तो फुल फिल अभी हमने कह दिया कि फुल फिल ऑर्बिटल की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन 1 यूनिट ज्यादा है। ये नहीं है कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन से भी ज्यादा है, नहीं, बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से सिर्फ ज्यादा है, ये बोरोन से ज्यादा है। अब अगर हम
यहां देखें तो यहां नाइट्रोजन है और यहां पर आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो इस वजह से अगर यहां नाइट्रोजन है और यहां ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन जो है, अगर हम इसका एटॉमिक नंबर देखें तो ये आपके पास 14 है, एटॉमिक नंबर इसका 7 है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखें तो वो 8 है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर ले तो 1s2 और ये 2s2 और ये 2p3। तो यहां आप देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में p में हाफ फिल्ड है, p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं लेकिन यहां पर हाफ फिल्ड है। अब यहां देखें 1s2 2s2 और 2p4, तो यहां आपके पास 4 है, ये हाफ फील्ड है। और हाफ फील्ड जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है लेकिन 1 यूनिट ज्यादा। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है, फ्लोरीन से ज्यादा नहीं है, फ्लोरीन से ज्यादा नहीं है। इस तरह से अगर आपके पास फ्लोरीन है और नियान है, तो अगर फ्लोरीन की हम एटॉमिक नंबर देखें तो 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा है तो 1s2, इस तरह से 2s2 2p5, तो ये पार्शियल फील्ड है, ये पार्शियल फील्ड है। लेकिन अगर हम नियान की बताएं एटॉमिक साइज तो 1s2 2s2 2p6, यहां ये फुल फिल है। तो अगर ये फुल फिल है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये हमारे पास क्या हो जाती है, ज्यादा होती है। हालांकि इसका एटॉमिक साइज जो है वो लार्ज है, एटॉमिक साइज लार्ज है, लेकिन फिर भी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो याद रखे वो ज्यादा होती है नियान की, किससे, फ्लोरीन से। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, लेकिन ये स्टेबल है, ये फुल फिल है, ये याद रखिए। ये आपके पास नियान फुल फिल है और फुल फिल ऑर्बिटल की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपके पास क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हमारे पास नियान की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा है फ्लोरीन से, और फ्लोरीन की ज्यादा है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन की ज्यादा है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन की ज्यादा है कार्बन से, और कार्बन की ज्यादा है बेरिलियम से, और इसके बाद बोरोन, और इसके बाद लिथियम। तो ये ट्रेंड ये बन जाता है, ये ट्रेंड बन जाता है। अब इसी तरह से आप पीरियड नंबर 1 को भी ले लें जहां पर हाइड्रोजन और हीलियम की बात है, तो हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है क्योंकि ये फुल फिल्ड है। इस तरह से आपके पास है सोडियम है, आपके पास मैग्नीशियम है, आपके पास एल्यूमिनियम है, इसके बाद आपके पास सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गन है। तो ये याद रखिए, आर्गन की आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वो क्लोरीन से ज्यादा होती है क्योंकि ये फुल फिल है, ये पार्शियल फिल्ड है। और ये याद रखिए, आयनाइजेशन एनर्जी फास्फोरस की सल्फर से ज्यादा होती है क्योंकि ये हाफ फील्ड है और ये पार्शियल फील्ड है। और मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा है क्योंकि ये हमारे पास फुल फिल है और ये हाफ फील्ड है। अब हम जाने वाले हैं ग्रुप में। तो ग्रुप में इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ग्रुप में इसकी आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी को हम एक्सप्लेन करते हैं कि ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह से होगी। अब देखिए, ग्रुप में आप पढ़ते हैं कि हाय लैला ना कर रब से फरियाद। अब ये रेडियोएक्टिव है, इसको हम इग्नोर करते हैं। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो देखें हमारे पास एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है।
क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा शेल आ जाते हैं। एक्स्ट्रा शेल आने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट वो बढ़ जाती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज होता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है, ऊपर से नीचे जाने पे वो डिक्रीज होती है। इस तरह से आपके पास है बीमा का सर बरा या बीवी मर गई शोहर बेचारा रहा, इस तरह से ऊपर से नीचे जाओगे तो ये याद रखे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, इसका भी एक्स्ट्रा शेल ऐड होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है। अब थर्ड पीरियड में जिसको हम कहते हैं बाबर अली गिलानी इंडियन थे, बाबर अली गिलानी इंडियन थे, ये थर्ड पीरियड में बाबर अली गिलानी इंडियन थे। अब देखिए इसका एटॉमिक साइज छोटा है, तो बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा है, लेकिन अगर एल्यूमिनियम और गेंडियम को हम कंपेयर कर दे, एल्यूमिनियम और गेंडियम को हम कंपेयर कर दे तो गेंडियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, हालांकि एटॉमिक साइज इसका बड़ा है। इसकी वजह यह है कि यहां ट्रांजिशन कंट्रैक्शन होता है, ये डी ब्लॉक है, ये इसमें डी ब्लॉक आता है और डी ब्लॉक जो है याद रखें इसकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका प्रोटॉन का असर जो है, प्रोटॉन का असर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होता है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये इसकी वजह ये है। इस तरह से अगर हम गैलियम को एंडियम से कंपेयर कर दे तो ये याद रखिए एंडियम का जो है आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। अब इसमें क्या वजह है, ये भी डी ब्लॉक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, लेकिन ये आपके पास है 3D और यहां पर 4D ब्लॉक एलिमेंट है, यानी 4D, इसका साइज बड़ा है। डी ब्लॉक दोनों है, लेकिन इसका साइज फिर छोटा है और इसका साइज, दोनों में पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, लेकिन याद रखिए इसका साइज छोटे होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी एंडियम से और एल्यूमिनियम दोनों से ज्यादा है। अब हम टेलियम की तरफ जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी टेलियम और एंडियम, तो टेलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, क्योंकि यहां पर एफ ब्लॉक आता है, एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक जो है इसकी वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, पुअर शील्डिंग, ओके, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, ये शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है। तो यहां पर अगर पुअर शील्डिंग इफेक्ट है तो वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, और अगर वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तो इसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ये आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। इसको हम ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये बोरोन है, इसके बाद एल्यूमिनियम आयनाइजेशन एनर्जी कम, फिर इसके बाद जो है गेंडियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, फिर इसके बाद आपके पास एंडियम, और आखिर में आपके पास टेलियम जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो सबसे पहले 1 नंबर पे और फिर 5 नंबर पे
इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ये थर्ड नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ये 4 नंबर पे, 1 2 3 4 5, यानी 1 5 3 2 4, तो 3 3 4 3 4, ये देखिए 3 4 इंडियम, 3 4 3 4 2, ये देखिए इस सीक्वेंस में आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी, बोरोन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, फिर टेरियम की ज्यादा। क्यों ज्यादा? क्योंकि यहां पर एफ ब्लॉक है जिसकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, जिसको हम कहते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से होती है ये। इसी तरह से ग्रुप नंबर 4 में देखिए, कोई सीधा जाए सिंध पंजाब, इसमें आपके पास है सिर्फ और सिर्फ ये पी भी जो है वो एस एन से ऊपर कर दो, क्योंकि यहां पर लिंथेनाइड कंट्रैक्शन होती है, तो यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन की ज्यादा होगी, सिलिकॉन से सिलिकॉन की ज्यादा होगी, जर्मेनियम से जर्मेनियम की ज्यादा होगी, लिड से और लिड की जो है वो ज्यादा होगी एस एन से। बाकी सारे पीरियड में ये तरतीब है। अब हम जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में हम आयोनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट में हम आयोनाइजेशन एनर्जी को यूं एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आपके पास स्कैंडियम है, इसके बाद टाइटेनियम है, इसके बाद विनीडियम है, इसके बाद क्रोमियम है, इसके बाद मैंगनीज है, इसके बाद आयरन है, इसके बाद कोबाल्ट है, इसके बाद निकल है, इसके बाद कॉपर है, और यहां पर जिंक मौजूद है। तो ये याद रखिए, यहां पर डी में, इसके डी में, इसके डी में, इसके एस में, इसके एस में आपके पास है इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। एस में इलेक्ट्रॉन 2 है, 21 इसका एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, 1s2, इसका 2s2, 2p6, ये 3s2, 3p6, और इसके बाद 3d1 और 4s2, ये आपके पास s में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अब देखिए, अगर ये आपके पास s में इलेक्ट्रॉन इसी तरह से आपके पास मौजूद है, तो यहां पर आपके पास d में, इसमें d में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां d में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां d में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां आप देखिए, अगर d में है आपके पास 1 2 3 4 और ये 5, 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर s में इलेक्ट्रॉन है, यहां पर s में इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये देखिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है। अब देखिए, एक आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी, अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। अब जब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंजिंग एनर्जी। तो यहां पर एक्सचेंजिंग एनर्जी कम है और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस एक्सचेंज एनर्जी, ये देखिए एक्सचेंज एनर्जी, ये एक्सचेंज एनर्जी। अब दूसरे में आप देखें तो यहां पर आपके पास है s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसके d में आपके पास है 1 2 3 4 और ये 5, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। चलो, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और यहां पर ये एक्सचेंज हो सकता है, ये यहां पर
एक्सचेंज हो सकता है तो एक्सचेंज एनर्जी और बढ़ जाती है। अब अगर विनीडियम को अगर हम देखें तो विनीडियम में यहाँ पर डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉनों का आपस में एक्सचेंज होता है। तो याद रखिए अगर यहाँ एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाती है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाती है। और अगर हम क्रोमियम को देखें तो यहाँ पर डी है 5, ये देखें 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये आपस में एक्सचेंज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से, तो यहाँ एक्सचेंज एनर्जी और बढ़ जाती है। जब और बढ़ जाती है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है। इस तरह से मैंगनीज में भी आप देखें तो मैंगनीज में भी 5 है, तो यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी बहुत ज्यादा, 5 में डी में जो है 5 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, तो यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी और ज्यादा होती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी और बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम जाते जाते यहाँ तक एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज भी होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये बढ़ जाता है और शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कम होती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन इसके बाद अगर हम फ्लोरीन नियॉन इसकी तरफ जाएं तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो सेम होता है, और जब ये सेम होता है तो ये याद रखिए यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी जो है रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पर होती है रिमेन कांस्टेंट, ये रिमेन कांस्टेंट होती है। अब देखिए हम यहां से इस साइड पे जाते हैं तो साइज जो है बढ़ जाता है, एटॉमिक साइज जो है इसका बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, लेकिन फिर भी इसकी जिंक की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या है, वो ज्यादा है कॉपर से। और क्यों ज्यादा है? क्योंकि जिंक में डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, और 10 इलेक्ट्रॉन जो यहां पर मौजूद है 1 2 3 4 5, तो ये फुल फिल है और फुल फिल ऑर्बिटल, और एस में भी फुल फिल है, तो ये फुल फिल ऑर्बिटल की क्या होती है, एक्सचेंज होती है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जिंक की वो ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहां पर एक्सचेंज एनर्जी, ये याद रखिए, एक्सचेंज एनर्जी जिंक की एक्सचेंज एनर्जी, गौर से देखिए, ये एक्सचेंज होता जाता है, वो ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम कॉपर को देखें तो कॉपर के एस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां से 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 ये आपस में एक्सचेंज होता है, लेकिन एस का एक्सचेंज नहीं होता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कॉपर से ज्यादा है, क्योंकि जिंक में सारे प्योर इलेक्ट्रॉन है और ये फुल फिल है, और फुल फिल जो है वो मोर स्टेबल होता है देन द ये वाले एस से, कि इसमें आपके पास एस में इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड है, तो ये इसलिए जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। अब इसी तरह से हम यूं भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये 3D और यहां पर 4D और यहां पर 5D, तो इसकी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा है, लेकिन 4th नंबर पे आते हैं तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो घट जाती है। लेकिन अगर हम 5D पे आता है तो यहां लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है, ऊपर से नीचे आते हैं, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, जब लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होती है तो यहां पर पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, ऑफ एफ ब्लॉक का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ जाता है और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है
इसकी ज्यादा होती है, तो 5d की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। अब थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की कंपैरिजन करते हैं। तो हमारे पास है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये देखिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ये नाइट्रोजन की ज्यादा है ऑक्सीजन से, क्योंकि यहां पर P में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है, और यहां पर P में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल है, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। लेकिन अगर हम यूं कह दे कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज हो +1 और हम कह दे कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो हमारे पास S की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी नाइट्रोजन की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से। क्यों? क्योंकि यहां पर फिर इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं 2 और यहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। इस तरह से क्रोमियम और मैंगनीज, अगर हम क्रोमियम को देखें तो क्रोमियम से मैंगनीज की आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है क्रोमियम से। और यहां पर अगर मैंगनीज पे +1 चार्ज आ जाए और क्रोमियम पे +1 चार्ज आ जाए, तो फिर देखिए यहां पर S में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, D में 5 होते हैं, यहां पर S में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और D में 5 इलेक्ट्रॉन, तो फिर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्रोमियम की जो है वो ज्यादा होती है। इस तरह से आपके पास कॉपर है, कॉपर और जिंक, तो जिंक की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वो ज्यादा होती है कॉपर से। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास 4s में 2 और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर 4s में 1 और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, यहां से निकालना आसान। अब अगर कॉपर पे +1 चार्ज आ जाए तो इसके 3d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका 4s जो है वो खाली होता है। और अगर जिंक हो तो जिंक के 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये आप देखिए ये इसकी सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है जिंक की वो कम होती है और कॉपर की जो है वो ज्यादा होती है। सो दिस इज द टोटल स्टोरी अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि हमारे पास था पीरियाडिक प्रॉपर्टी, सेकंड पीरियाडिक प्रॉपर्टी। इंशाल्लाह इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।